नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से लेकर के नोएडा तक, नोएडा से लेकर के गुरुग्राम तक, या फिर मैं कहूँ कि हरियाणा के वो 14 ज़िले जो एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं, वो तमाम ज़िले इस समय पूरी तरीके से धुएं से पटे हुए हैं। मतलब कि एयर पॉल्यूशन से पूरी तरीके से ढके हुए हैं। मगर आखिरकार पॉलिटिशियंस को इस चीज़ की कहाँ परवाह है, क्योंकि अभी वर्तमान समय के अंदर चल रहा है चुनावी दौर, चुनावी फेस्टिवल। अभी अक्टूबर में आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव कंडक्ट हुए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कंडक्ट हुए और कल होने वाले हैं झारखंड के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। जी हाँ, इतने बड़े राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव। सभी राजनीतिज्ञ, सभी हमारे पॉलिटिशियंस इस चीज़ में काफ़ी एंगेज हैं। तो लोग अगर दम घुटने से मर रहे हैं, लोग अगर सांस नहीं ले पा रहे हैं अपने राज्य के अंदर, तो मैनों की ये चल रहा है हमारी भारत की राजनीति के अंदर। और ये है हमारा इस समय अमृत काल। जी हाँ, हम बन चुके हैं विश्व गुरु। जी हाँ, विदेश में बज रही है हमारी डंका, लेकिन देश के अंदर लगी पड़ी है हम आम जनता की एक बहुत बड़ी लंका। सो गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर बन चुकी है और आम जनता, हम जैसे आम इंसान यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। लेकिन पॉलिटिशियंस को कोई फ़र्क नहीं मैनू की। सो गैस, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। जी हाँ, जब आपके चुनाव थे, जब अपने वोट मांगने थे, तो आपने बड़े बड़े दावे किए थे। जी हाँ, इनने कौन कौन से वादे किए थे जो इस समय उनके वो वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुके हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा चंद मिनट बाद। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय नाइजीरिया में हैं। जी हाँ, वैश्विक स्तर पर अपने संबंधों को काफ़ी स्ट्रांग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मिसाल, जी हाँ, पूरे देश के अंदर स्थापित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मणिपुर जैसे स्थान के लिए इन्होंने चुप्पी साध रखी है। राज्य के अंदर, जी हाँ, भारत के अंदर, भारत की जो राजधानी है दिल्ली के अंदर होने वाले पॉल्यूशंस पर इन्होंने दही जमा रखी है। सो गाइस, झांसी में आपने देखा कि किस तरह से बच्चे झुलस गए, उसको लेकर के इनका एक ट्वीट तक अब तक नहीं आ पाया। ठीक है, मानता हूँ कि बड़े बड़े मुद्दे इनके पास में, छोटे बड़े मुद्दे नज़रअंदाज हो सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि झाड़ू लगाने की शुरुआत हमेशा घर के अंदर से होती है, ना कि बाहर से। हम विदेश में अपने आप को चमकाने में लगे पड़े हैं, लेकिन देश के अंदर क्या चल रहा है इस पर भी विचार करना होगा। भले ही दोस्तों वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ऊंचे पद पर है, समय नहीं मिलता है। दोस्तों, जो नीचे इनके डिपार्टमेंट है उन पर एक्शन लेने के लिए कौन सा विभाग आपने तैयार किया है, या फिर वो विभाग काम नहीं कर रहा है। सो गाइस, इस दिल्ली के अंदर बड़े से बड़े पॉलिटिशियन रहते हैं। इसी दिल्ली के अंदर, जी हाँ, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह, पीएम मोदी जी, राहुल गांधी जी, तमाम जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो यहीं पर रहते हैं और अपने ही घर का ऐसा हाल कर रखा है। इनफैक्ट दिल्ली के जो एलजी हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। दिल्ली के एलजी के पास बहुत अधिक पावर है, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, मजबूरी है या फिर कुछ और, आपको क्या लगता है? सो गैस, विश्व गुरु का दावा करने वाला हमारा भारत, हमारे भारत की ये प्यारी सी तस्वीर को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। ये है दोस्तों अमरीकी दूतावास के बाहर का एरिया, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, देखिए 1374। सोचिए। अगली तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। ये है दोस्तों ITI जहांगीरपुरी का। ठीक है, जहांगीरपुरी, यहाँ का आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है 999। ये है हमारा प्यारा नज़ारा लास्ट 24 घंटे का। अभी लगातार हमारे आसपास के जो एरिया हैं, दिल्ली के आसपास के एरिया, वहाँ पर जो राज्य हैं वो तमाम राज्य अभी पराली जलाएंगे। अब पराली जलते ही एक बहुत बड़ा धुआं उठता है, लेकिन इसका पूरा का पूरा ढीघरा, इस एयर क्वालिटी का पूरा ढीघरा या फिर जो हमारा राजधानी पटी पड़ी है, इसका पूरी जिम्मेवारी पराली की नहीं है, ये हमको मानना पड़ेगा। और इस गैस चैम्बर को तैयार करने में कहीं ना कहीं आम जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है। मुझे मालूम है कि वीडियो पे शायद कुछ लोग डिसलाइक मारेंगे, कुछ कमेंट भी नेगेटिव करेंगे, लेकिन मेरी बातों को पूरा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपका जो परसेप्शंस हो आप बिंदास मुझे कमेंट कर दीजिएगा। हम जिम्मेवार क्यों हैं? सबसे पहली बात तो ये कि ऑड इवन जब लागू किया गया था दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के द्वारा, तो हम लोगों को काफ़ी मिर्ची लगी थी। जी हाँ, हमने काफ़ी गरियाया था इसी सरकार को। आपको याद होगा अभी चंद दिनों पहले हमने दिवाली सेलिब्रेट करी है, जिसमें आपके क्रैकर पूरी तरीके से बैन थे। लेकिन ईस्ट दिल्ली जैसे स्थान पर और दिल्ली के अदर स्थान पर भी क्रैकर का जो इस समय इस्तेमाल किया गया इस बार दिवाली पर, वो काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ था। जबकि क्रैकर बेचने पर पाबंदी थी और जलाने पर भी पाबंदी थी। लेकिन क्या करें, जो फैक्ट्री में तैयार हो चुके हैं पटाखे, जिस पर फैक्ट्री में ताला लग चुका है, शटर गिर चुका है, तो वो अपने माल को उन्होंने उसी रेट पर बेचना शुरू कर दिया था इलीगल तरीके से, और लोगों ने बाय भी करा। चीज़ें रख के ख़राब हो, ठीक है, ना होने से कुछ तो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट उस पर हो चुका है वो पैसा फंस जाए, इससे बड़े ठीक है उसी रेट पर या फिर उससे कुछ
पैसे अधिक पर वो बेच दो, जो प्रॉफिट मार्जिन अधिक था उसको कम कर दो, तो सेल अपने आप वो सामान हो जाएगा। तो यही दोस्तों कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो इस आम आदमी पार्टी की सरकार की छवि खराब करने के लिए जी हाँ और अधिक क्रैकर फोड़े गए थे, ये भी हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आखिरकार मेरा असली सवाल ये है कि इसका समाधान कब निकलेगा। ये केवल इस साल की बात नहीं कि पॉल्यूशन इस साल हुआ, नहीं, पॉल्यूशन हर साल होता है। हर साल फिर वही होता है कि ग्रैब फूड लागू हो जाता है और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं हमारी आतिशी जी, ठीक है, उन्होंने हमारी जनता के लिए मतलब हम सब के लिए ग्रैब लागू कर दिया है। ग्रैब से क्या होता है, ग्रैब में जो कंस्ट्रक्शन एरिया होते हैं उन पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लग जाती है। ग्रैब से क्या होता है, ग्रैब से बाहर से आने वाली जितनी भी डीजल की गाड़ी होते हैं, बड़े वाहन होते हैं, उन पर फुल स्टॉप लग जाता है, मतलब कि उनके लिए एक तरह का वो लॉकडाउन लग जाता है। और वायु प्रदूषण जैसे ही बढ़ता है, सबसे पहले स्कूल क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कल से हमारे दिल्ली के अंदर के जितने तमाम स्कूल हैं वो बंद हो चुके हैं। केवल 10वीं और 12वीं के बच्चों को ही जी हाँ स्कूल में पढ़ाई होगी, बाकी सबकी छुट्टी कर दी गई है इस पॉल्यूशन की वजह से, और ये हर साल होता है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वास्तविक रूप से 10वीं और 12वीं के जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके जो लंग्स हैं, उनके जो फेफड़े हैं, क्या वो लोहे के बने हैं, स्टील के बने हैं, कि उनकी हेल्थ का नुकसान नहीं होगा? तो ये समाधान दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी टेम्परेरी है। और जो पेरेंट्स हैं ध्यान रखिएगा, मेरा अब उनसे एक सवाल है कि अगर आपके बच्चे को ऐसी कंडीशंस में स्कूल जाना हो तो आपके लिए हेल्थ इम्पॉर्टेंट है या फिर एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है? मैं मानता हूँ कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके परसेप्शन से किसका पढ़ना ज़्यादा भारी होगा आपके लिए? हेल्थ बच्चे की सबसे पहले रखी जाती है आपके द्वारा या फिर उसकी एजुकेशन? हेल्थ होगी तभी तो एजुकेशन करेगा, ठीक है। अब एजुकेशन नहीं होगी तो उस हेल्थ का क्या करेगा जब उसके बाद फ्यूचर नहीं होगा? तमाम कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू निकल सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हैं। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। अभी हमने देखा एयर क्वालिटी इंडेक्स 1374, जी हाँ अमरीकी दूतावास के बाहर का। फिर हमने देखा था 999 ITI जहांगीरपुरी के बाहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। दोस्तों ये मत सोचिए कि ये केवल इन्हीं दो एरिया का हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी नेगेटिव है। लास्ट 24 घंटे का एयर क्वालिटी इंडेक्स को आप ध्यान से देखिएगा, कहीं पर 978 है, कहीं पर 745 है, कहीं पर आपका 629 है, कहीं पर आपका 775, 819, 748। ये है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स तमाम दिल्ली का। कोई भी एरिया, कोई भी कोना, ऐसा कोई भी चप्पा या फिर एक छोटा सा भी एरिया नहीं बचा है कि जो इस समय इस पॉल्यूशन से ग्रस्त ना हो। थिंक अबाउट इट। ये तस्वीरें हम सभी को अंदर से काफ़ी सिहर पैदा करने वाली है। सो गाइस वर्तमान समय में जो भी जिनको भी सांस की तकलीफ है, जो एस्थमेटिक पेशेंट है, जो अस्थमा के पेशेंट है, उसकी बॉडी इस समय वेट कर रही है शमशान घाट के बाहर कि कब उसका नंबर आएगा, कब उसका दाह संस्कार होगा। आप जाके देखिए कश्मीरी गेट के पास निगमबोध घाट जो है वहाँ पर अभी वेटिंग चल रही है। जी हाँ, पॉल्यूशन में खासतौर पे जब हवा भारी होती है ठंड के समय, और दोस्तों रही सही कसर ये पॉल्यूशंस जी हाँ पूरी कर देता है उनके प्राणों को शरीर से खींचने के लिए। देखिए ये हमारी विकसित भारत की तस्वीर, और ये हमारा अमृतकाल, और ये आपका सबका साथ सबका विकास, और दोस्तों ये आपके विश्व गुरु की एक प्यारी सी तस्वीर। सो गाइस ये है सिग्नेचर ब्रिज, जहाँ पर आपको ब्रिज शायद नहीं दिख रहा होगा। अगली तस्वीर है आपके तिलक ब्रिज की, जहाँ पर आपको दिख रही है ट्रेन आते हुए जी हाँ प्लेटफॉर्म पर, लेकिन ट्रेन आ रही है या कुछ नहीं आ रहा है ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर सरकार है। जी हाँ, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आखिरकार उन्होंने इस चीज़ के लिए क्या किया। सरकार में आने से पहले इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे एयर पॉल्यूशन को लेकर के, पराली को लेकर के, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। जी हाँ, जिस मुद्दे को काफ़ी चुनाव से पहले उठाया तो गया, जी हाँ जीतने के लिए इसको बनाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन इस पर अभी खास काम नहीं हो पाया। मैं मानता हूँ कि सरकार ने हेल्थ को लेकर के मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बड़ा अच्छा विचार किया, स्कूल का उन्होंने विकास किया, और महिलाओं को फ्री जो बस सेवा होती है वो प्रोवाइड करी, और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा प्रोवाइड करी। बहुत इन्होंने अधिक कार्य किए, जिसको अदर स्टेट वाले बोलते हैं फ्री की रेवड़ी। और आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर सरकार, आपकी खुद के राज्य की सरकार आपको कुछ दे रही है तो वो अपनी सैलरी में से आपको ये सुविधा प्रोवाइड नहीं कर रही होगी, या फिर वो नेता अपने गांव की ज़मीन को बेच करके, अपने खेत बेच करके आपका विकास नहीं कर रहा होगा, आपको फ्री में कुछ नहीं दे रहा होगा। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा ये होता है कि जो आप टैक्स पे कर रहे हो इनडायरेक्ट वे में, वो टैक्स आपको प्रोवाइड हो रहा है। बस आप आटा यूज़ करते होंगे, आप चावल यूज़ करते होंगे, आप हर जगह टैक्स दे रहे हो। जी हाँ, जिस पे टैक्स नहीं लिखा है आप उस पर भी टैक्स दे रहे हो। आपको जो कीमत दे रहे हो उसी कीमत के अंदर ही आपका टैक्स जुड़ा हुआ है। जी हाँ,
लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी कुछ नहीं है। आपकी राज्य की सरकार आपको देती है फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री आपकी हेल्थ की सुविधा, या फिर आपको बच्चों को फ्री स्कूल की एजुकेशन देती है, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये आपका राइट है जो आपको मिल रहा है। आप अपने ही राइट पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हो, वो अलग बात है। दोस्तों यहाँ पे सबका परसेप्शन अलग होता है, परसेप्शन तैयार होता है आपके नीट के आधार पर। जी हाँ, जो पेपर लीक हो रहे हैं यूपी के अंदर लगातार, तो जो हमारा यूथ है जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उनका परसेप्शन केवल कहाँ तक सीमित है, केवल अपने एग्ज़ाम तक सीमित है। एग्ज़ाम में जो धांधली होती है, ठीक है, उसको लेकर के है वगैरह वगैरह। उनको नहीं मतलब है किसानों के एमएसपी से, उनको नहीं मतलब है मणिपुर की ज़्यादा हिंसा से, उनको नहीं मतलब है दोस्तों महिला के ऊपर होने वाले जो अत्याचार है उनको लेकर के, उन्हें केवल अपने से मतलब है। तो उनका परसेप्शन केवल एग्ज़ाम तक सीमित है। किसानों को नहीं मतलब है कि आखिरकार जो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था, जो बच्चे धरने पर उतरे थे, क्यों उतरे थे? कोई आपने देखा कि किसान का बड़ा हुजूम उनके सपोर्ट में उतरा? नहीं उतरा, क्योंकि उनका परसेप्शंस अलग है, मेरा परसेप्शंस अलग होगा। तो कोई भी इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं होता, मेरा मानना ये है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अगला सवाल करना चाहूँगा। उस सवाल को करने से पहले, जी हाँ, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने आखिरकार क्या वादे किए थे जनता से, कि हम आखिरकार इस पॉल्यूशन पे कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। इनके उस स्पीच में दम है, लेकिन वो जो दोस्तों दम था वो हमको खरा उतरता हुआ ज़मीनी हकीकत पर, दिल्ली की ज़मीनी स्तर पर हमको उतरता हुआ खास नहीं दिख रहा है। लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन, और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिले। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो मशीन से नीचे का जो पराली बचती है उसको बेच के अपना और पैसा कमा सकते हैं। तो सारे बच्चे मिलके कैप्टन अंकल और खट्टर अंकल को चिट्ठी लिखना कि हमारी सेहत का ख्याल रखो। नंबर 2, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूं, कई सारी फैक्ट्रियां, कुछ फैक्ट्रियां भी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली किसान को पैसा मिलेगा पराली का, वो क्यों चलाए? अरविंद केजरीवाल क्या कर... दोस्तों अभी आपने जो वीडियो देखा, इसमें बड़े बड़े दावे किए गए हैं। क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या क्या संभव प्रयास हो सकते हैं, वो बताया गया है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। लेकिन यहाँ पर इन वादों को या फिर इन दावों को जमीनी स्तर पर सच करने के लिए केवल एक इंसान के करने से कुछ नहीं होगा, अदर इंसानों का सपोर्ट भी यहाँ पे लगता है। खास तौर पे जो हमारे दिल्ली का एलजी है उनका, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय सक्सेना जी के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ भारत देश के जो पर्यावरण मंत्री है उनके बारे में, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के बारे में। ये सब मिल करके इस पर समाधान ला सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, सबने चुप्पी साध रखी है। सो गाइस, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री वर्तमान में कौन है? चलिए दिल्ली आप छोड़िए, आप बताइए मुझे भारत के आखिरकार पर्यावरण मंत्री कौन है? भैया आप एक स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे शायद, तो आपको पता होना चाहिए। सो गाइस, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं आपके गोपाल राय, राइट, और देश के पर्यावरण मंत्री हैं आपके भूपेंद्र यादव। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि 20 अगस्त 2024 में, ठीक है, 20 अगस्त 2024 को, यानी कि सर्दियों के शुरू होने से पहले, पॉल्यूशन की दिल्ली के अंदर खटखट दस्तक देने से पहले गोपाल राय ने एक अपील की थी भूपेंद्र यादव से कि इस पॉल्यूशन के मुद्दे को लेकर के बैठक बुलाई जाए। 20 अगस्त 2024 को, अभी चंद महीनों पहले उन्होंने ये कहा था कि वायु प्रदूषण को लेकर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दिल्ली के, हरियाणा के, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के, इन तमाम राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए, क्योंकि इस पॉल्यूशन में इन सभी के राज्यों का एक बहुत बड़ा योगदान है, नकारात्मक योगदान है। और सबसे पहले भूपेंद्र यादव कहते हैं हमें खत नहीं मिला, और ये अगस्त की बात है दोस्तों। चिट्ठी पत्र के ज़माने गए, अब मेल आती है। जब खत की बात कह रहे हो, चलिए खत भी अगर नहीं मिला होगा तो आपको मेल तो मिला होगा। अब जब नवंबर आ चुका है, नवंबर में हम प्रवेश कर चुके हैं, एक्चुअली हम आधा नवंबर पूरा खा चुके हैं, इस पॉल्यूशन में खपा चुके हैं। आज भी गोपाल राय ने अगेन अपील करी थी और भूपेंद्र यादव
जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने अभी भी कोई बैठक नहीं बुलाई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस पर प्रतिक्रिया कब मिलेगी, आखिरकार इसका समाधान कब निकलेगा। तस्वीरें आप देखिएगा, ये हालत और हालात केवल दोस्तों दिल्ली की नहीं है, दिल्ली के तमाम एरिया जो भी हैं इस समय पूरी तरीके से पॉल्यूशन से पटे हुए हैं। सो गाइस, इसके अलावा फरीदाबाद, फतेहाबाद, दिल्ली, नोएडा, पटना, लुधियाना, फवाड़ा, पूरे वैश्विक स्तर पर हम कह सकते हैं भारत के तमाम राज्यों के अंदर पॉल्यूशन का कुछ ऐसा ही हाल है, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम। और मैं अगेन बोलूँगा कि हम आम जनता को भी इस गैस चैम्बर को समाप्त करने में अपनी तरफ से योगदान देना चाहिए। जी हाँ, अपनी ईगो को साइड में रखते हुए, जी हाँ, अपने स्वैग को कुछ टाइम के लिए साइड रखते हुए। आपको याद होगा कि किस तरह से ऑड इवन का इस्तेमाल किया गया था, लोगों ने किस तरह से इस सरकार की किरकिरी करी थी कि ऑड इवन का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक तरफ आप लोग पार्टी को कोसते हो और ऊपर से आपका एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में होना बिल्कुल भी आपको बर्दाश्त नहीं है, पसंद नहीं है। आपकी तरफ से एक कदम नहीं उठता और आप सोचते कि सामने वाला इंसान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाए अच्छाई के, तो ये नहीं होता है। तालियां हमेशा दोनों हाथ से बजेगी। जनता को भी सहयोग करना है और यहाँ पर इन पार्टियों के तमाम नेताओं को भी एक्शन लेना होगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल केवल और केवल इतना ही, राइट। और अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आखिरकार, जी हाँ, कब तक इसका समाधान निकल सकता है। अगर आप भारत देश के पर्यावरण मंत्री हैं तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए आप कौन कौन से कठोर कदम उठाओगे। ऑड इवन का उठाओगे तो जनता आपको कोसेगी, राइट। अगर आप उनके फेस्टिवल पर खलल डालोगे पटाखों को बैन करके, तब भी वो आपको कोसेगी। या फिर जो कोसता है कोसने दो, हमें जो करना हम करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो शमशान घाट हैं, ठीक है, उनमें जो पड़ी हुई जो लगातार लाशें वेट कर रहे हैं, सब जो वेट कर रहे हैं लगातार अपने नंबर आने का, उस पर हम लोग फुल स्टॉप लगा के रहेंगे। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।